वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग डेली ये सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें जीएस का सेक्शन कवर कर रहे हैं और आज मैं ज्योग्राफी की क्लास आगे कंटिन्यू करूँगी। जो भी बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन को कवर करते हैं और रात को 9 बजे भी एक क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि भारत का आकार और स्थिति देख रहे थे, उसका पॉलिटिकल व्यू देख रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटिकल व्यू और आज ही हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी हो सकेगा तो स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे की क्लास देखते हैं। तो भारत की सामान्य जानकारी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला तथ्य है भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। चीन भारत सीमा को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला तो पश्चिमी क्षेत्र है, दूसरा मध्य क्षेत्र है और तीसरा पूर्वी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा या फिर क्रॉसिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, ये सूरजपुर है। और भारतीय जो मानक समय की गणना है वो किस पर की जाती है? 82.5 डिग्री देशांतर। अब इसको देखिए दो तरह से लिख के दिया जा सकता है। पहला तो 82.5 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा होगा, ठीक है। दूसरा लिखने का तरीका है 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है। तो दोनों ईस्ट लगा होगा, ठीक है। दोनों ही दे दिए जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें 82.5 डिग्री लिखने का दोनों तरीका सही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जैसे कि हिंद महासागर। किस पर नाम है ये? भारत के नाम पर। अब यूनियन टेरिटरीज में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप। तो आपको लक्षद्वीप याद करने में इसलिए आसानी रहेगी कि क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों के बारे में बात की जाएगी तो लक्षद्वीप ही सबसे छोटा रहेगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो दिल्ली है। अब देखिए पूर्वोत्तर के इन सभी 7 राज्यों जो कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, इनको 7 सिस्टर्स या फिर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुदुचेरी है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कराईकल तमिलनाडु में है। माहे केरल में है और जो पुदुचेरी है ये भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुदुचेरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से और पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पड़ोसी देश पढ़ा चुकी हूँ। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य जो 6 देश हैं इनसे प्राकृतिक सीमाएं बनती हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार से। लेकिन पाकिस्तान से मानव निर्मित भी एक सीमा बनी हुई है। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है वो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है, अर्थात अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो अध्यारोपित सीमा थी उसको साझा किया था और इसी रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक जो निकटतम देश है वो श्रीलंका है और यह पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य जो भूभाग है तमिलनाडु, इससे प्रतीक होता है। या फिर आप देखेंगे जलडमरू मध्य, ये जो पाक स्टेट इसको बोलते हैं, तो इससे तमिलनाडु श्रीलंका दोनों सेपरेट होते हैं और यह बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है। तो कोई भी स्टेट या जलडमरू मध्य क्या करता है? 2 जल राशियों को जोड़ता है
और जो भूभाग होते हैं उनको अलग करने का कार्य करता है। तो जो पाक जलडमरू मध्य है ये तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करेगा, बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ेगा। इसकी चौड़ाई 64 to 137 किलोमीटर है और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क, इनके नाम पर किया गया था। इनका कार्यकाल था 1755 से 1763। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? अराकानयोमा, चिन, नागा, पटकाई। ये स्थलीय सीमा बनाती हैं किसके किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो सिक्किम के बारे में जब मैं पड़ोसी देश पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको मैप में दिखाया। सिक्किम की देखेंगे आप 3 देशों से सीमा मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन। और भी राज्य मैंने बताए हुए हैं, उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल भी इसी तरह याद करिए, देखिए आगे दिया ही हुआ है कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। फिर लद्दाख अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से बनाते हैं स्टेट, ये याद रखना, या फिर यूनियन टेरिटरी, इनको याद कर लीजिए। त्रिपुरा जो राज्य है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है 3 तरफ से इसकी ओर, ठीक है। अब कर्क रेखा भी याद रखिए कि ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से स्थान से गुजरती है, ये भी याद रखना जरूरी है। अभी तक क्या याद कर रहे थे कि किन राज्यों से होकर के गुजरती है, अब ये भी देखिए कि किस स्थान से होकर के गुजर रही है इन राज्यों के। तो कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है उसमें सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के जसदन से, राजस्थान के कलिंजर से, एमपी के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनहट से, झारखंड का लोहरदगा है, पश्चिम बंगाल का कृष्णानगर, त्रिपुरा का उदयपुर और मिजोरम का चंफाई। अभी 8 राज्य फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको याद रखना है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और इसी कारण से भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। जो दक्षिण का भाग है इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है और उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्रफल इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना होता है। आप मैप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल व्यू मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये पहला चैप्टर आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप उसको भी कवर करना चाहेंगे तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी उसके फर्स्ट चैप्टर से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी आपको जैसे मैंने पढ़ाया है तो अब एनसीईआरटी की नीड ही नहीं रहेगी, इतने अच्छे से मैंने कवर करा दिया। बस जितना पढ़ा है उसको ध्यान से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न अर्थात जो भौगोलिक विभाजन है भारत का वो पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप देखने के लिए आप इस मैप को देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये उत्तर में आपको ये हिमालय पर्वत दिखाई देगा, ठीक है। इसके नीचे ये उत्तरी मैदान है, फिर आप देखिए ये पठार है, यहाँ पर डेजर्ट है, इसके साथ साथ ये कोस्टल अर्थात तटीय मैदान है और साथ में ये द्वीप है। तो इन्हीं तरह से हम इनका विभाजन करते हैं। अनेक उच्चावच आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं के आधार पर भौगोलिक विभाजन है। देखिए अभी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें कैसे पढ़ा कि जब आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हो तो ये जो विभाजन है यहाँ पर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हम लोगों ने बनाए हैं, ऐसा विभाजन हम लोगों ने किया है। एक तरह से कृत्रिम बोल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आप देखेंगे हर जगह प्राकृतिक विभाजन भी देखने को मिलेगा और ऐसा ही भारत में भी देखने को मिल रहा है कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पर डेजर्ट है अर्थात मरुस्थल, और कहीं पर द्वीप देखने को मिल रहे हैं। तो पृथ्वी ने या फिर आप प्रकृति को मान सकते हो, खुद भी उसने अपना विभाजन कर रखा है। बस इसी विभाजन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले दिखाया हिमालय है, फिर उसके बाद मैदान है, मरुस्थल भी है, पठार है और ये कोस्टल अर्थात तटीय मैदान है और द्वीप है। इन्हीं प्रकार से विभाजन पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे ये मैप देख लीजिए, फिर मैं आपको मैप के ज़रिए से एक एक चीज़ें क्लियर करूँगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। देखिए भारत की जो भूमि है बहुत सारी भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मैदान है, पहाड़ है, पठार है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भूगर्भीय तौर पर अगर बात की जाए तो जो प्रायद्वीप वाला भाग है भारत का, ये सबसे प्राचीनतम है और इसे ही भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। लेकिन भूकंप आने की वजह से ऐसा ये जो पहले से धारणा बनी हुई थी ये बहुत गलत साबित हुई। हिमालय और उत्तरी मैदान जो हैं ये हाल ही में बनी स्थलाकृति हैं
और इसीलिए इसको जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं ये कहते हैं हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, अर्थात जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां भी इसी में हैं। तो उत्तरी मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं वो यहीं से देखिए नदियां आती हैं, अपने साथ निक्षेप बहा के लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो देख रहे हैं अलग अलग विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर देखने को मिलेगा और ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक सीमा बनाते हैं। भारत और पड़ोसी देश एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं और इसे एक उपमहाद्वीप माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल हो जाता है, जिसमें देखेंगे उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। फिर उत्तर में देखेंगे मध्य एशिया, पश्चिम में ईरान, पूर्व में भारत, चीन, उत्तर पूर्व में चीन के साथ ये भूमि सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, देख रहे हैं इनसे घिरा हुआ है और यही सब इसको एक उपमहाद्वीप के रूप में स्थापित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको सोशल साइंस में पढ़ने को मिला होगा। तो ये सब फैक्ट्स आपको यूँ भी पता होने चाहिए। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहीं पे आपको याद रखना हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। एक एक करके अब इनको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद अब इन्हीं से क्या होता है, इन पर्वत श्रृंखलाओं से नदियाँ बह करके आती हैं। ये नदियाँ बहुत सारे निक्षेप लाती हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और इनके इकट्ठा होने से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। फिर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, जिसके बारे में अभी पढ़ा कि बहुत पहले से माना जाता था कि एक स्थिर भूभाग है, लेकिन भूकंप गतिविधियों से क्या पता चलता है कि स्थिर नहीं है। फिर भारतीय मरुस्थल को भी पढ़ेंगे, थार डेजर्ट आप लोग जानते हो। तो जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है या फिर उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको भारतीय मरुस्थल को भी पढ़ना है क्योंकि बारिश की मात्रा वहाँ पे बहुत कम है और मरुस्थल का निर्माण होता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल है। फिर तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीप में आप देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है और इन्हीं के पास तटीय मैदान है, इनको भी हमें पढ़ना है। फिर द्वीप समूह पढ़ने हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो एक एक करके इन सारी भौगोलिक आकृतियों को अर्थात सारे विभाजन को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आपको अगली क्लास में मैप लेकर के ज़रूर रखना है, इंडिया का मैप रखिए अपने सामने, वो भी फिजिकल वाला रखना है, ठीक है। तो अब जो मैं मैप में चीज़ें बताती रहूँगी आप वहाँ पर लोकेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। बाकी आप सबके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, आप सभी लोग के सुझाव भी आ रहे हैं और मैं उस पर कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोग को ये जो क्लासेस चल रही हैं वो बेहतर ढंग से समझ आए। अभी भी समय है तो आप शुरुआत से देखिए, सारी क्लासेस देखते चलिए, प्रैक्टिस भी करते चलिए क्वेश्चंस की और रिवीजन भी करते चलिए, दोनों चीज़ें साथ में करिए। आसानी से आप पेपर तक देखिएगा पूरे सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे क्योंकि एक साथ प्रिपेयर करने में दिक्कत होती है। आप पहले से ही थोड़े थोड़े टुकड़ों में अगर विभाजित करके पढ़ेंगे तो आसानी से प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।